हेलो बच्चों। आज पढ़ेंगे हम क्लास 12th का चैप्टर मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। और इसमें जो आज टॉपिक पढ़ाया जाएगा वो क्या बच्चों, बायट सावर्ट लॉ। बायट सावर्ट लॉ क्या करता है बच्चों, एक स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो बताता है। ठीक है, तो बायट सावर्ट लॉ को समझते हैं और एक लाइन लिखते हैं। कंसिडर अ कंडक्टर एक्स वाई कैरिंग करंट आई, कैरिंग करंट आई एज शोन। ठीक है, तो बच्चों ये क्या है, कंडक्टर एक्स वाई जिससे आई करंट बह रही है। ठीक है, अब इस कंडक्टर पे एक छोटा सा करंट एलिमेंट कंसीडर करो। ये मैंने करंट एलिमेंट कंसीडर करा, आइडियल वेक्टर। मैं इस आइडियल वेक्टर की वजह से इस पी पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो बताऊंगा। और ये जो पी पॉइंट है इस आइडियल वेक्टर से आर वेक्टर डिस्प्लेसमेंट पे है। ठीक है, इस आइडियल वेक्टर और पी के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट हो कितनी, आर वेक्टर। और इन दोनों के बीच में आइडियल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच में जो एंगल है कितना है, थीटा है। तो मैं एक लाइन लिखता हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पी ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट magnitude of magnetic field at P due to small current element of XY dependence। ठीक है, तो इस P पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, एक तो डिपेंड करेगा किस पे, करंट पे, और करंट के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दूसरा, यही मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करेगा किस पे, डीएल पे, यानी कि करंट एलिमेंट की, ठीक है, लेंथ पे। तो क्या लिखा, डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीएल। तीसरा, यही डीबी आर के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। आइडियल वेक्टर और पी के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उसके मैग्नीट्यूड के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, फिर उसके बाद यही डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, साइन थीटा। और ये थीटा किस किस के बीच का एंगल है, आर वेक्टर और आइडियल वेक्टर। समझ में आया। अब इन चारों को बच्चों कंबाइन करते हैं। मैं लिखता हूं कंबाइन ऑल, इन सबको कंबाइन करो। तो बच्चों जो डीबी आएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा किसके, आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर के। ठीक है, अब बच्चों यहां पे क्या करेंगे, हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन ओपन करेंगे। तो क्या लिखूंगा, डीबी इक्वल्स टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या आएगा बच्चों, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और बाद में आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर को ऐसे लिखता हूं। तो ये क्या आया, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू आइडियल वेक्टर। इतना समझ में आया। अब इसके बाद बच्चों अगर मेरे को इस फॉर्मूले को वेक्टर फॉर्म पे लिखना हो तो कैसे लिखूंगा, मैं लिखता हूं इन वेक्टर फॉर्म। तो डीबी की जगह पे क्या आएगा बच्चों, डीबी वेक्टर, म्यू नॉट अपॉन 4 का, ये तो ऐसे लिखो, डीबी की जगह पे डीबी वेक्टर इक्वल टू की जगह पे इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ऐसे लिखो। ये साइन थीटा है, साइन थीटा बच्चों किस में आता है, क्रॉस प्रोडक्ट में आता है। तो मैं क्या करूंगा, आइडियल वेक्टर के साथ आर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कर दूंगा। तो ये क्या बनेगा, आइडियल आर साइन थीटा, यानी कि न्यूमरेटर में एक आर एक्स्ट्रा आ रहा है,
तो डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, एक आर एक्स्ट्रा लेके आर का क्यूब कर देंगे। तो वेक्टर फॉर्म क्या बनेगी बच्चों, डीबी वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर का क्यूब। तो ये क्या है बच्चों, बायट सावर्ट लॉ। इतना समझ में आया। अब बच्चों एक चीज ध्यान देना, यहां पर को जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है इसकी वैल्यू कितनी होती है, 10 की पावर -7। अब इसकी जो यूनिट आएगी देखना बच्चों, जो डीबी है वो क्या है टेस्ला, जो आर स्क्वायर है वो क्या है मीटर का स्क्वायर, डीएल क्या है बच्चों मीटर, और आई क्या है बच्चों एम्पियर। तो इसकी जो यूनिट आएगी कितनी आएगी, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ठीक है, यूनिट बच्चों तुम सब निकाल लोगे, ठीक है, क्योंकि कोई ज्यादा टफ है नहीं, पूरा क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है। इतना समझ में आया। एंड यहां पे जो बच्चों जो म्यू नॉट होता है इसको क्या बोलते हैं, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। इतना समझ में आया बच्चों। तो बायट सावर्ट लॉ यहां पर को कंप्लीट, ठीक है, मतलब इसका फॉर्मूला कंप्लीट। पढ़ना तो अभी इसमें बहुत कुछ है। अब बच्चों बायट सावर्ट लॉ में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन देगा, तो हम लिखते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पी इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पी is given by right hand thumb rule। राइट हैंड थंब रूल सबको पता होगा बच्चों, होल्ड द कंडक्टर इन योर राइट हैंड such that thumb gives the direction of current, then the curled finger gives the direction of magnetic field lines। तो यानी कि बच्चों एक्स वाई क्या है, एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर रहा, इसमें करंट की डायरेक्शन कहां को है, ऊपर को है। तो मैंने क्या करा, इस थंब को करंट की डायरेक्शन में रखा, और एक कर्ल्ड फिंगर किसकी डायरेक्शन देखी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। तो यानी कि यहां पर को जो फिंगर की डायरेक्शन है वो कहां को है, परपेंडिकुलर टू प्लेन इनवर्ड। तो क्या डायरेक्शन बना दी, क्रॉस बना दी। इतना समझ में आया। अब बच्चों एनसीईआरटी में बायट सावर्ट लॉ और कूलम्ब्स लॉ के बीच में सिमिलरिटी और डिफरेंसेस दोनों दिए। तो मैं एक लाइन लिखता हूं, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन कूलम्ब्स लॉ एंड बायट सावर्ट लॉ। टॉपिक क्या आएगा बच्चों, सिमिलरिटीज एंड differences between Coulomb's law and Biot-Savart law। ठीक है, समझना बच्चों। सबसे पहले बात करता हूं मैं सिमिलरिटी की। बच्चों दोनों के दोनों फॉलो करते हैं किसको, इनवर्स स्क्वायर लॉ को। तो मैं लिखता हूं बोथ फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। ठीक है, याद होगा बच्चों कूलम्ब्स लॉ में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना होता था, 1/4πε0 q/r²। और बायट सावर्ट लॉ में मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला कितना होता है, μ0/4π आइडियल साइन थीटा अपॉन r²। ठीक है, तो देखो बच्चों जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है।
तो बच्चों पहली सिमिलरिटी समझे। दूसरी सिमिलरिटी क्या है, दोनों के दोनों फॉलो करेंगे किसको, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। बोथ फॉलो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बच्चों समझ में आता होगा सबको, ठीक है, कि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो सबका क्या होगा, वेक्टर सम। ऐसे ही जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी क्या होगा, सबका वेक्टर सम, ठीक है। अब इसके बाद बच्चों बात करते हैं डिफरेंसेस की। देखना बच्चों, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके वजह से है, क्यू की वजह से है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसकी वजह से है, क्यू की वजह से। और क्यू क्या है बच्चों, सॉरी बच्चों पेन गिर गई। देखना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके वजह से है, क्यू के वजह से। और क्यू क्या है, स्केलर सोर्स है। मैं लिखता हूं ई वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू स्केलर सोर्स, ठीक है। और वहीं पर को जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसके वजह से है, आइडियल वेक्टर की वजह से। किसकी वजह से, आइडियल वेक्टर की वजह से, यानी कि वेक्टर सोर्स की वजह से। तो मैं लिखता हूं मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू वेक्टर सोर्स, बट डीबी वेक्टर इज ड्यू टू वेक्टर सोर्स। तो पहला डिफरेंस समझे। अगला डिफरेंस समझो बच्चों, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के अलोंग होगा। तो मैं लिखता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग आर वेक्टर। कैसे, देखो बच्चों ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉइंट पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा वो कहां को जाएगा, बाहर को, और वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के अलोंग होगा। ऐसे ही अगर मैं नेगेटिव चार्ज लूं और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं वो कहां को आएगा, अंदर को, और ये भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के अलोंग ही है। वहीं पर को ये जो मैग्नेटिक फील्ड है डीबी, ठीक है, ये क्या बच्चों, आइडियल वेक्टर और आर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है। देखना यहां पे समझना, आइडियल वेक्टर और आर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है। और क्रॉस प्रोडक्ट एक ऐसा वेक्टर होता है जो दोनों के क्या होगा, परपेंडिकुलर, यानी कि आइडियल वेक्टर की परपेंडिकुलर और आर वेक्टर के परपेंडिकुलर। तो क्या लूंगा बच्चों, बट जो डीबी वेक्टर आएगी इज परपेंडिकुलर टू बोथ आइडियल वेक्टर एंड आर वेक्टर। आइडियल वेक्टर के भी और आर वेक्टर के दोनों का क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। इतना समझ में आया। अब बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड डू नॉट डिपेंड ऑन थीटा, बट डीबी वेक्टर डज, ये करता है। या फिर एक काम करते हैं, डीबी वेक्टर डिपेंड ऑन थीटा। समझ में, इलेक्ट्रिक फील्ड थीटा पे डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड थीटा पे डिपेंड करेगा। इतना समझ में आया। और थीटा किस किस के बीच में एंगल है, यहां पे आर वेक्टर एंड आइडियल वेक्टर, आइडियल वेक्टर एंड आर वेक्टर, ठीक है। तो बच्चों यहां पे समझ गए होगे सिमिलरिटी और डिफरेंसेस किस किस के बीच में, बायट-सावर्ट लॉ एंड कूलम्ब्स लॉ। अब बच्चों एक हम रिलेशन पढ़ेंगे म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट के बीच में। तो मैं लिखता हूं रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट। रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सीधे सीधे क्या करो बच्चों, म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो।
अब एक बार बच्चों 4 पाई से डिवाइड करो और एक बार 4 पाई से मल्टीप्लाई करो। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? 10 की पावर -7। और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होगी? 1 अपॉन 9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9। अब जो 10 की पावर -7 न्यूमरेटर में, इसको कहां ले आओ? डिनोमिनेटर में। अब पावर क्या कर दो बच्चों? 10 की ऐड कर दो, यानी कि 10 की पावर 16। तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर आएगा? 1 अपॉन 9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 16। और इसको क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 10 की पावर 8 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो जो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट होगा ये किसके बराबर आएगा? 1 अपॉन सी स्क्वायर, क्योंकि 3 इंटू 10 की पावर 8 क्या होती है? स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि सी। तो बच्चों रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट समझ गए। अब इसके बाद अब बात करेंगे बच्चों सीधे सीधे एप्लीकेशन ऑफ बायट-सैवर्ट लॉ। एप्लीकेशन ऑफ बायट-सैवर्ट लॉ। ठीक है, देखो बच्चों, मैं इसकी सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन की बात करूंगा, वो क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप। तो मैं हेडिंग डाल रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप। ठीक है, एक लूप है, ठीक है, और कौन सा लूप है? सर्कुलर लूप है। तो मैं लिख देता हूं सर्कुलर लूप, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। इस सर्कुलर लूप की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है मैं वो कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। तो हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले एक सर्कुलर लूप कंसीडर करते हैं। तो मैंने ये सर्कुलर लूप बनाया, ठीक है, ठीक है, और एक पॉइंट P लिया जो कि सर्कुलर लूप के सेंटर से x डिस्टेंस दूर होगा। ठीक है, मैं इस P पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा। और ये जो सर्कुलर लूप है वो कितनी कैरी करंट कर रही है? I करंट कैरी कर रही है। इतना समझ में आया? तो मैं लिखता हूं एक लाइन, कंसिडर अ सर्कुलर लूप कैरिंग करंट I, ठीक है, ऑफ रेडियस स्मॉल a एज शो। इस लूप की रेडियस कितनी ले लो? स्मॉल a। ठीक है, और हम इस P पॉइंट पे क्या निकाल रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड। तो एक लाइन और लिख लेते हैं, वी विल फाइंड नेट मैग्नेटिक फील्ड at P point at एक्सिस ऑफ कॉइल। अब एक्सिस ऑफ कॉइल क्या होती है? जैसे इमेजिन करो ये क्या सर्कुलर लूप, इसके सेंटर से जो भी लाइन पास हो रही है वो क्या होगी? एक्सिस ऑफ कॉइल। मैं उस एक्सिस ऑफ कॉइल पे क्या निकालूंगा? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो बच्चों अब इस डायग्राम को समझते हैं। ठीक है, मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यहां पर को एक करंट एलिमेंट कंसीडर करूंगा, आइडियल वेक्टर। ठीक है, और इस पॉइंट को क्या मान लेता हूं? ए।
तो इस ए पॉइंट पे जो करंट एलिमेंट है उसके वजह से पी पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसके बारे में लिखता हूं। तो हम लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट पी ड्यू टू करंट एलिमेंट एट ए। ठीक है, बाइट समझ लो लगा बच्चों, वो क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों डीबी को तो ऐसे लिखो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को भी ऐसे लिखो, आइडियल भी ऐसे लिखो, लेकिन साइन थीटा की जगह क्या पुट करो तो साइन 90। और आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का मतलब क्या होगा बच्चों, ये जो एपी डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। ठीक है, अच्छे से देखना, ये क्या होगी बच्चों, रेडियस ऑफ कॉइल यानी कि ए। अब इस ट्रायंगल में क्या लगाओगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो ये जो एपी डिस्टेंस आएगी ये कितनी आएगी बच्चों, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये ट्रायंगल में क्या लगा दो, पाइथागोरस। तो बच्चों इस आर स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख लूं। ठीक है, क्योंकि ये अंडर रूट में था, स्क्वायर करूंगा तो अंडर रूट हट जाएगा। ठीक है, तो जो डीबी आएगा वो कितना आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब समझना बच्चों ये एंगल 90 क्यों लिया, ये जो सर्कुलर लूप है ना बच्चों वो वाइजेड प्लेन पे है। ठीक है, ये जो प्लेन है, समझ में आया। और ये जो आर वेक्टर है ये किस है बच्चों, एक्स वाई प्लेन में, समझ में आया। ये जो आर वेक्टर होगा, मेरा कहने का मतलब है ये जो डिस्प्लेसमेंट आर होगी, ठीक है, वो किसमें होगी, एक्स वाई प्लेन पे, और ये जो सर्कुलर लूप होगा किसमें, वाईजेड प्लेन पे। तो एंगल कितना बनेगा बच्चों, 90। ठीक है, तो इस वजह से एंगल क्या लिया, यहां पे 90 लिया। ठीक है, अब बात करेंगे बच्चों इसकी डायरेक्शन की, किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की। अब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस आर वेक्टर के क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो इस मैग्नेटिक फील्ड को मैं ऊपर को पी क्यू करके रिप्रेजेंट कर देता हूं, वो इसके क्या होगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, इतना समझ में आया। ठीक है, इस ए वेक्टर पे या फिर इस ए पॉइंट पे जो आइडियल वेक्टर है उसके वजह से इस पी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहां को है, पी क्यू, और वो इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। इतना समझ में आया। अब इसके बाद ऐसे ही बच्चों हम लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट पी ड्यू टू करंट एलिमेंट एट बी। यहां पर कोई करंट एलिमेंट ले लो, क्या, बी, आइडियल वेक्टर। अब इसके वजह से इस पी पॉइंट पे क्या निकालूंगा, मैग्नेटिक फील्ड। मैं लिखता हूं सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड एट पी ड्यू टू करंट एलिमेंट एट बी। और ये जो करंट एलिमेंट बी पे होगा इस ए पॉइंट के डायमेट्रिकली अपोजिट होगा, यानी कि ए पॉइंट के डायमेट्रिकली अपोजिट कौन सा पॉइंट है, बी। तो मैं लिख देता हूं डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट, मतलब उसी का जस्ट अपोजिट होगा। ठीक है, वो कितना होगा बच्चों, dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बच्चों मैग्नीट्यूड तो इतना ही आएगा। ठीक है, अब इसकी जो डायरेक्शन आएगी वो बच्चों मान लो नीचे को है, और कितनी है, पी आर, और मैग्नीट्यूड इसका भी कितना होगा, dB। तो मैं क्या लिखता हूं इसे, अलोंग पी आर। ठीक है, ये क्या है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर।
डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, परपेंडिकुलर, क्योंकि अभी सीखा हमने आइडियल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, यानी कि आर वेक्टर के परपेंडिकुलर। तो ये जो आया बच्चों क्या आया, पी आर, ये मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से आया, करंट एलिमेंट एट बी की वजह से। इस पहले वाले में मैं लिखना भूल गया हूं, तो यहां पे भी लिख लेते हैं क्या, अलोंग पी क्यू। इतना समझ में आया। अब मैंने बहुत बार देखा है बच्चे एक छोटी सी गलती करते हैं, वो क्या करते हैं, ये जो पी क्यू है इसको मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट एट बी समझ लेते हैं, और वहीं पर कोई ये जो पी आर है इसको मैग्नेटिक फील्ड एट पी ड्यू टू करंट एलिमेंट एट ए समझ लेते हैं। ये गलत है। ये जो पी क्यू वाला है ये ए की वजह से, और ये जो पी आर वाला है वो बी की वजह से, और ये दोनों के दोनों इस रेडियस के, सॉरी रेडियस गलत बोल गया मैं, इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के क्या है, परपेंडिकुलर है। अब अगला स्टेप क्या होगा बच्चों, सीधे सीधे इन दोनों वेक्टरों को क्या कर दो, रिजॉल्व कर लो। ठीक है, तो मैं नीचे लिखता हूं, रिजॉल्व बोथ डीबी वेक्टर एज शोन। तो देखो बच्चों, ये तो क्या था, पॉइंट पी था, एक ऊपर को क्या था, क्यू डीबी, एक था नीचे को आर डीबी। मेरा कहने का मतलब है एक पी क्यू डीबी वेक्टर ऊपर को था, एक पी आर डीबी वेक्टर नीचे को था। अब इसको रिजॉल्व करो बच्चों, जब रिजॉल्व करोगे तो मान लो ये एंगल कितना है बच्चों, फाइव, तो ये एंगल भी कितना होगा, फाइव। अब पी आर का ये कंपोनेंट कितना होगा बच्चों, डीबी कॉस फाइव। ऐसे ही पी क्यू का ये वाला कंपोनेंट क्या होगा बच्चों, डीबी कॉस फाइव। ये वाले कंपोनेंट दोनों के कितने होंगे, डीबी साइन फाइव। ये पी क्यू का मैंने एक्स कंपोनेंट लिखा, ऐसे पी आर का जब एक्स कंपोनेंट लिखूंगा ये भी कितना आएगा, डीबी साइन फाइव। अब देखना बच्चों, डीबी कॉस फाइव और डीबी कॉस फाइव आपस में क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। मैं लिखता हूं डीबी कॉस फाइव कंपोनेंट कैंसल ईच अदर एंड dB sin phi component give resultant। ठीक है, वापस मेन डायग्राम पर आते हैं। देखना बच्चों, मैंने इस एंगल को क्या कंसीडर कर लिया, फाइव, तो ये एंगल भी कितना होगा, फाइव। ये जो कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा, डीबी कॉस फाइव, किसका आएगा, पी आर का, और ये वाला कंपोनेंट पी आर का क्या आएगा, डीबी साइन फाइव। ऐसी पी क्यू का जो ऊपर को कंपोनेंट जाएगा वो क्या होगा, डीबी कॉस फाइव, क्योंकि फाइव एंगल यहां पे बना है, और ये वाला जो कंपोनेंट आएगा वो भी कितना आएगा, डीबी साइन फाइव। डीबी कॉस फाइव आपस में क्या कर देंगे, कैंसिल, और जो रिजल्टेंट आएगा वो किसका आएगा, डीबी साइन फाइव का। यानी कि जो दो एलिमेंट है ए और बी पे, ये दोनों एलिमेंट क्या है, डायमेट्रिकली अपोजिट है, एक ही डायमीटर के एंड पे। ठीक है, तो इनका रिजल्टेंट कितना आ रहा है, डीबी साइन फाइव प्लस डीबी साइन फाइव, दोनों बार ऐड करोगे ना, डीबी साइन फाइव प्लस डीबी साइन फाइव। ऐसी अगर इस पूरे लूप में तुम कोई भी करंट एलिमेंट लोगे, उसके डायमीटर के अपोजिट, मतलब कोई भी करंट एलिमेंट लो, उसके डायमेट्रिकली अपोजिट एक दूसरा करंट एलिमेंट भी होगा, और उनके डीबी कॉस फाइव कंपोनेंट आपस में क्या कर रहे होंगे, कैंसिल। सिर्फ और सिर्फ किसके देंगे, डीबी साइन फाइव के क्या देंगे, रिजल्टेंट देंगे। ठीक है, मेरा कहने का मतलब है इन दोनों को छोड़ के, ठीक है, तुम कोई से भी दो क्या ले लो, डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट ले लो, उनके डीबी कॉस फाइव आपस में क्या करेंगे, कैंसिल, और सिर्फ क्या देंगे, डीबी साइन फाइव रिजल्टेंट। समझते मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं कहना चाह रहा हूं कहीं पे भी तुम अगर एक क्या ले लो, करंट एलिमेंट ले लो, आइडियल, मान लो तुमने आइडियल यहां पे ले लिया, समझना, मान लो तुमने आइडियल यहां पे लिया, तो एक डायमेट्रिकल अपोजिट इसके भी आइडियल होगा, समझ में आया। और यहां पर को जब उसका नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे, उसका भी कॉस फाई आपस में कैंसिल कर जाएगा, और सिर्फ क्या रिजल्टेंट देगा, डीबी साइन फाई।
अब इसके बाद मैं बात करूंगा नेट मैग्नेटिक फील्ड की। देयरफॉर नेट मैग्नेटिक फील्ड, बच्चों जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीबी साइन फाई। समझ में आया? अब बच्चों डीबी की वैल्यू पुट करते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर साइन फाई। जो जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लो, म्यू नॉट को बाहर ले लो, 4 पाई को कॉमन बाहर ले लो, आई को बाहर ले लो, साइन फाई को कॉमन बाहर ले लो, और ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को भी बाहर ले लो। अंदर जो बचेगा इंटीग्रेशन का बचेगा साइन फाई, सॉरी इंटीग्रेशन क्या बचेगा बच्चों, डीएल बचेगा। ठीक है, इतना समझ में आया? अब बच्चों जो बी की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई साइन फाई अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। डीएल कितना आएगा बच्चों, इसका इंटीग्रेशन मतलब 2 पाई ए। ठीक है, क्योंकि डीएल क्या था, इस लूप का सबसे छोटा एलिमेंट। डीएल क्या था, इस लूप का सबसे छोटा एलिमेंट, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इस लूप का सरकमफेरेंस, जो कि कितना होगा 2 पाई ए। ठीक है, अब साइन फाई की वैल्यू पुट कर दो। अब साइन फाई की वैल्यू पुट करता हूं बच्चों, समझना कैसे कर रहा हूं। ये एंगल बच्चों फाई है, तो ये जो एंगल आएगा वो कितना आएगा, 90 माइनस फाई। क्यों? क्योंकि ये आर वेक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड आर वेक्टर के क्या होता था, परपेंडिकुलर, समझाया भी था। अब ये 90 माइनस फाई है, तो बच्चों ये पूरा एंगल कितना है, 90, तो सिर्फ ये एंगल कितना आएगा, 90 माइनस 90 माइनस फाई, यानी कि ये एंगल कितना आएगा बच्चों, फाई। अब साइन फाई की वैल्यू लोगे तो कितना आएगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और परपेंडिकुलर कितनी है, ए, और हाइपोटेनियस कितनी है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो बच्चों बी को ऐसे लिखता हूं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू 2 पाई ए को भी ऐसे लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को भी एज इट इज लिखो, लेकिन साइन फाई की वैल्यू क्या पुट कर दो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस कितनी, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। तो बच्चों जो फाइनल फॉर्मूला आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई ए स्क्वायर आई अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, ये क्या, नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप एट इट्स एक्सिस। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं एन टर्न्स की, मैं बोलूंगा इफ देयर आर एन टर्न्स, लूप के पास मल्टीपल टर्न्स है, इफ देयर आर एन टर्न्स, तो जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो कितना आएगा बच्चों, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई ए स्क्वायर आई अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू एन। बच्चों इस पूरे को टोटल नंबर ऑफ टर्न से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। इतना समझ में आया? अब वहीं पर बच्चों बात करते हैं, अगर मैं सर्कुलर लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए कहूं तो तुम क्या करोगे। मैं लिखता हूं एट सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप। अगर सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप की बात करेंगे तो बच्चों एक्स की वैल्यू सीधे सीधे क्या पुट की जाएगी, 0। मैं कहता हूं पुट एक्स इक्वल टू 0, क्योंकि याद होगा ये एक्स किस किस के बीच की डिस्टेंस है, पी और सर्कल के सेंटर ओ की। ठीक है, अब ये पी पॉइंट इसी ओ की बात है, मेरा क्या मतलब, ये पी पॉइंट इसी ओ पे क्या कर रहा है, कोइंसिडेंट कर रहा है, एक के ऊपर एक है तो एक्स क्या हो जाएगा, 0। तो इस वजह से क्या बोल रहा हूं, पुट एक्स इक्वल टू 0। तो बच्चों जो बी आएगा वो कितना आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ठीक है बच्चों, इसी फॉर्मूले को कंटिन्यू कर रहा हूं ऊपर वाले को। ठीक है,
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई ए स्क्वायर आई अपॉन ए स्क्वायर की पावर 3/2। अब बच्चों इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, मल्टीप्लाई करेंगे जब, और ए स्क्वायर से ए क्यूब जाएगा तो बच्चों कितना आएगा, सिर्फ ए बचेगा, यानी कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई बाई ए। ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, जिसको म्यू नॉट आई बाई 2a भी लिखा जा सकता है, म्यू नॉट आई बाई 2 टाइम्स ऑफ ए। इतना समझ में आया। तो ये क्या है बच्चों, एट सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप नेट मैग्नेटिक फील्ड। ये एक कॉइल की वजह से है। अगर इसके मल्टीपल टर्न्स वाला आएगा तो सीधे n से क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। अब बात करेंगे बच्चों डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर लूप के केस में। तो मैं लिखता हूं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, एट सेंटर, इतना समझ में आया, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इतना ही लिख लो। देखना बच्चों ये सर्कुलर लूप है जो कि कितनी कैरी करंट कर रही है, आई। इससे वैसे राइट हैंड थंब रूल लगेगा, ठीक है, लेकिन एक काम करना सहूलियत के लिए, आसानी के लिए, इस बार कर्ल फिंगर को डायरेक्शन ऑफ करंट लेना। अगर तुम कर्ल फिंगर को डायरेक्शन ऑफ करंट लोगे तो जो थंब होगा वो किसकी डायरेक्शन देगा, मैग्नेटिक फील्ड की। जैसे करंट बच्चों इसमें ऐसे चल रही है, ठीक है, तो कर्ल फिंगर ये रही डायरेक्शन ऑफ करंट, तो थंब क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इस केस में नीचे से कहां जा रही होंगी, ऊपर जा रही होंगी। तो मैग्नेटिक फील्ड जब मैं ड्रॉ करूंगा बच्चों वो कुछ इस तरीके से जाएगी। इतना समझ में आया। अब इसके बाद इसको बच्चों अच्छे से पढ़ लो, ठीक है, क्योंकि ये डेरिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, बोर्ड के लिए, बहुत 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 ज्यादा। अब बच्चों अगर आर डिस्टेंस के साथ वेरिएशन की बात करें, आर डिस्टेंस के साथ वेरिएशन की बात करें किसके, मैग्नेटिक फील्ड की, तो बच्चों उसका जो ग्राफ आएगा कुछ इस तरीके से आएगा। तो मैं लिखता हूं वेरिएशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू आर। इतना समझ में आया। तो बच्चों आज के लिए इतना ही।